एक नए वेंचर की शुरुआत के साथ हाजिर है हमारे साथ सुभाष घाई, जिन्होंने एक नए वेंचर की शुरुआत की, एक नए प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, वो भी टीवी के माध्यम से हर एक के दिल में पहुंचने के लिए। पहले सबसे तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या एक सोच रही, और वो भी अगर आपको टेलीविज़न एक्सप्लोर करना था तो इतनी देरी क्यों हो गई? टेलीविज़न की इम्पोर्टेंस जो आज है वो पिछले 20 साल 10 साल में इतनी नहीं थी। जब से नई टेक्नोलॉजी आई और नया सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब आई, तो लोगों ने अपने एक्सप्रेशन को भरपूर तरीके से व्यक्त किया। उसकी वजह से सब लोग बच्चों ने अपनी कहानियाँ बतानी शुरू की। तो 2019 में मैंने रियलाइज़ किया कि अब सिनेमा की जगह बहुत सी वाइडर रेंज बन रही है और हर एक की अपनी अपनी ऑडियंस है। थिएटर की अलग है, ओटीटी की अलग है, सिनेमा की अलग है, टेलीविज़न सीरियल की अलग है, दूरदर्शन की अलग है और ब्लॉगर्स की अलग है, यूट्यूब की अलग लैंग्वेज है, टिकटॉक की अलग है। मुस्कुराए ना आप, 2 मिनट के अंदर भी हंसा देना किसी को, नॉट ए जोक। तो हर एक की कला को देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो ये बात मेरी निश्चय थी कि मैं नॉर्मली चेंज में मैं भी बिलीव करता हूँ, और मैं भी बिलीव करता हूँ कि आज के बारे में, आज की स्थिति में रह के आज की ही बातें करनी चाहिए। आज की ऑडियंस को समझना पड़ेगा, समझता हूँ मैं। और मैं बल्कि ये भी सोचता हूँ कि कल की ऑडियंस कैसी होगी। मैं अगर आज जानकी बना रहा हूँ टेलीविज़न शो, तो मैं सोचता हूँ कि 2028 में या 2030 में जब देखेंगे तब भी इन बच्चों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं ऐसे सोचता हूँ। मैं आज काम करता हूँ लेकिन सोचता कल की हूँ। इसलिए अगर आपने देखी होगी 1980 में फिल्म बनाई थी मैंने कर्ज, आज भी बच्चों के लिए पॉपुलर है। आज भी याद है आपको कर्ज का एक एक गाना याद है? कौन सा गाना याद है आपको? सुना दीजिए। चलिए मैं आपकी तरफ से इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाना सुना देंगे कर्ज का। बट आई मीन टू से इज कि वी हैव टू चेंज, चेंज इज इनएविटेबल, एंड दैट इज़ वाई आई थॉट कि वाई नॉट गो फॉर टेलीविज़न। आई हैड ए स्टोरी, मेरे पास एक कहानी थी जिसका नाम जानकी था। उसका एक स्क्रिप्ट था जो कि मैं 90s में रेखा जी के साथ बनाना चाहता था। फिर मैंने फिल्म परदेश बना दी क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट मुझे अच्छा लगा। तो ये स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ा हुआ था। तो जब दूरदर्शन जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि सुभाष जी, आप हमारे लिए क्यों नहीं एक अच्छा प्रोग्राम बनाते, हम चाहते हैं कि मुंबई के अच्छे अच्छे फिल्मकार, अच्छे अच्छे कहानीकार हमारी फिल्में, हमारे प्रोग्राम बनाएं। तो उन्होंने मुझे अच्छा पैसा दिया, क्रिएटिव फ्रीडम दी। और जब मुझे पता लगा इनके 35 करोड़ दर्शक हैं, इसी गांव से लेकर छोटे शहरों तक, बड़े शहरों तक भी हैं, क्योंकि दूरदर्शन जो है वो चैनल जो है फ्री है लोगों के लिए, तो एक आम आदमी भी उसको देख सकता है। और अगर आपका प्रोग्राम अच्छा होगा तो बिलियनर आदमी, जो अमीर आदमी है, उनके घर वाले भी देखेंगे। वो क्यों देखेंगे एक दूसरा प्रोग्राम दूसरे चैनल? क्योंकि लोग चैनल नहीं देखते, लोग प्रोग्राम देखते हैं कि ये शो कौन सा अच्छा है, टेलीविज़न सीरियल कौन सी अच्छी है। तो अगर अच्छा होगा तो उस लेवल पर जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने अपना स्क्रिप्ट इन एक्सपर्ट्स को बुलाया। मैंने टेलीविज़न के जो एक्सपर्ट्स थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने इसको पूरा स्क्रिप्ट लिखा। जानकी में सबसे अच्छी बात जो ये हुई दूरदर्शन के साथ काम करने में, कि हमने 208 एपिसोड का स्क्रिप्ट लिख लिया। आप मुझे बताइए एक चैनल जो जीईसी में है जिसके पास 200 स्क्रिप्ट हो एपिसोड का, 200 एपिसोड का स्क्रिप्ट एक के पास भी हो तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि हमने उसको पूरा नाट्य शास्त्र के ग्रामर के हिसाब से कैरेक्टर्स की क्या ग्रोथ है, कहानी की क्या ग्रोथ है, कहानी का आर्क क्या है, कैरेक्टर का आर्क क्या है, ये हमको अपॉर्चुनिटी दूरदर्शन ने दी है। ये लोग तो आठवें एपिसोड में टीआरपी नहीं आया तो हीरो को मार देते हैं, हीरोइन जिंदा कर देंगे, शादियाँ अलग करा देंगे, कहानी चेंज कर देते हैं। इनके हिसाब से भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है, हम वो भी कर लेते हैं। लेकिन जो आज़ादी हमें दूरदर्शन में मिली वो कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने सोचा कि जानकी बनाई जाए। अब बाकी रही जानकी की बात, जानकी एक बेटी की कहानी है। जब हम बोलते हैं कि बेटी की कहानी है, तो बेटी के रूप से अगर मैं समाज को देखता हूँ, जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं 4 साल की थी, जब मैं 8 साल की थी, जब मैं 21 साल की थी, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, कौन से सवाल थे जो मेरे को पूछने के लिए मना किए गए। आपको भी किए होंगे ना, कई सवाल आप पूछना चाहते थे कि आपको बोला बेटियां ऐसे बात नहीं करती हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो है, नेचुरल तो है। तो हमारी जानकी हर सवाल, प्रश्न का हर बार प्रश्न पूछती है
और कोई जवाब नहीं देता है तो फिर वो उसका अर्थ वो बताती है। तो जानकी एक नया जागरूक रूप है, एक जागरूक कैरेक्टर है बेटी का, जो कि मैं समझता हूँ कि समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज होगा। एक बोल्ड कैरेक्टर है जो सत्य से बहुत जुड़ा है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ से जुड़ी हुई है लड़की। पैदा होते ही, जबकि उसको पैदा हुई थी तो उस वक्त उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये लड़की पैदा हुई है, इसको छोड़ाओ, कहीं नहीं चाहिए। और वो बेटी फिर बेटों से बड़ा होकर दिखाती है और एक शिखर पर पहुंचती है, उसकी विजेता बनती है। अब ऐसी कहानी किसको अच्छी नहीं लगेगी, मुझे बताइए। आपको अच्छी लगी? मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। पर ऐसे में जो एक सोच रही इसे बनाने के पीछे, वो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा एक अटैचमेंट होता है किसी का, किसी स्टोरी लाइन के पीछे एक प्रेरणा होती है, स्पेशली जब लड़कियों की बात की जाए। और जहाँ हम देखते भी है जिस तरह की एक चीज़ें जो अभी भी वो झेल रही हैं, चाहे मॉडर्न सिटीज़ में ना हो लेकिन दूसरी जगह पर अभी भी हो रहा है जी। तो वहाँ से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की प्रेरणा रही, क्योंकि जितने टॉपिक्स आप पहले भी छेड़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मैसेजेस को ही इन्फ्लुएंस रहे हैं। एज ए फिल्म मेकर और एज ए कहानीकार, हमारा सबसे बड़ा प्रयत्न रहता है कि हम समाज को बड़े सूक्ष्म तरीके से देखें। समाज में क्या हो रहा है, डेली न्यूज़ में देखते हैं किस तरह समाज बदल रहा है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी इशू है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी खोज है। तो मैं खोजता रहता हूँ कि ये क्राइम वर्सेस पुलिस है, कैदियों की कहानी है, बच्चों की कहानी है, बच्चों का पिता से संवाद है, नई जनरेशन, टेक्नोलॉजी जनरेशन का आना, माँ बाप का पीछे रह जाना, ये भी एक इशू है बहुत बड़ा। पेरेंट्स का इशू अलग है, बच्चों का इशू अलग है। तो बहुत से इशू आते हैं हमारे सामने और हम उसके बारे में एक मंथन करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसकी कहानी लिखते हैं। फिर कहानी कुछ काल्पनिक होती है, कुछ समाज से ली होती है, कुछ न्यूज़ से ली होती है, फिर उसको हम एक डेवलप करते हैं। ये हमारा क्राफ्ट है उस बारे में। लेकिन इमोशन जो होते हैं वो तो उस प्रतीक होती है। मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार था, मैंने माँ से बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए मेरी रिस्पेक्ट जो है फॉर वुमेन बहुत स्ट्रांगली है, शुरू से रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो वुमेन है, शी इज़ अ मदर टू ए मैन। चाहे वो गर्लफ्रेंड भी हो या आपकी बहन हो या वो बेटी हो, वो उसमें एक मदरहुड होता है, वो सबसे प्यारा होता है। जो आदमी को भी माँ से ज़्यादा प्यार होता है बाप से, यू नो। अब ये देखिए, लेकिन माँ भी तो एक लड़की थी, एक बेटी थी, उसकी हम कदर क्यों नहीं करते, ये सवाल उठता है। उसी सवाल का जवाब जो है हमारी जानकी शो है। ऐसे में क्योंकि सोसाइटी बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है सिनेमा से। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बॉलीवुड के जो कंटेंट आए हैं बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी उसने अफेक्ट भी किया है। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आप सोशल जो एक टॉपिक रहता है, इश्यूज़ होता है, उस पे जब फिल्म लाते हैं, कितनी उम्मीद आप रखते हैं कि ये अफेक्ट करेगा लोगों के दिमाग पे? क्योंकि महिलाओं को लेकर तो पहले भी कई सारे आ चुके हैं टॉपिक्स, कई सारे फिल्म्स आ चुके हैं, लेकिन बदलाव की उम्मीद कितनी रखते हैं? मैं ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं रखता। 1986 में मैंने गीत लिखा था, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे। कितने लोगों ने जान दी 40 साल में? थोड़ा पता नहीं हुआ ना कैरेक्टर में हमारे, एम आई राइट? और उस गीत को हमने सिर्फ आर्मी के लिए रख दिया कि जो अपनी जान देते हैं। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, तो मैं एज ए फिल्म मेकर, यू आर एज ए मीडिया पर्सन, एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, सबको देना चाहिए, है ना? तो फिल्मों का असर होता है, टेम्परेरी होता है, थोड़ा सा उनका विवेक जागता है। जैसे एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं की, उसमें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बताई, तो लोगों को लगा कि हाँ, हमको बच्चों से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। पहले बच्चों से पूछते नहीं थे माँ बाप, तुम्हें ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुमको ये करना है। तो कुछ फिल्मों का प्रभाव होता है, ऐसी बात सही है। बहुत प्रभाव ज़्यादा नहीं होता, कुछ फिल्में तो ऐसी एंटरटेनमेंट में निकल जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्मों का अगर प्रभाव दे सकें, वो फिल्म को फिल्म कहते हैं। मैं उस फिल्म को बहुत महान मानता हूँ। जैसे दंगल फिल्म है, मैं उसको महान मानता हूँ इसलिए कि उसके अंदर जो मैसेज है कि लड़कियां लड़कों से भी अच्छा कर सकती हैं। धन्यवाद। जी,
तो क्या आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि जानकी वो बदलाव ला पाएगी, क्योंकि जो शो है वो डीडी नेशनल पे ऑन एयर होने वाला है, साथ ही जो डीडी नेशनल के जो व्यूअरशिप वाले जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से ज़्यादा आते हैं, अगर अर्बन एरिया की कंपैरेटिवली बात करूँ तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जो क्राइम का जो एक रेट भी है जहाँ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं रूरल से ही ज़्यादा है? ये डिपेंड करता है कि आप कहानीकार या आपकी फिल्म या शो वो कैरेक्टर को कैसे लेकर आता है स्क्रीन पे। अगर कैरेक्टर इंस्पिरेशनल है ऑडियंस के लिए तो उससे इंस्पायर होते हैं कि ये लड़की हो तो ऐसी, बेटी हो तो ऐसी। जब वो ध्यान में आ गया, वो सफलता है उसकी। तो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जानकी भी ऐसी होगी कि बेटी हो तो ऐसी, यानी इतने दुखों के बाद भी वो हर चीज़ को हंस के लेती है, हर चीज़ को एक संवाद बनाती है, वो इंटरेक्ट करती है। ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमने इसी तरह से लिखा कि इसका समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। आ जाए तो हमारी सफलता, नहीं आए तो हमारा दूसरा प्रयत्न, और क्या। ऐसे में जब आपने सोचा कि इसे टीवी पे ऑन एयर किया जाए, तो आपने देखा है कि इस वक्त हिंदी की जो ऑडियंस है, हिंदी टीवी इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो किस तरह का कंटेंट बना रही है, या फिर किस तरह के शोज़ आते हैं दूसरे चैनल्स पर जो कि टीआरपी में भी काफ़ी हाई है? इसी कंटेंट मेकिंग इज़ ए डेमोक्रेटिक आर्ट। हर बंदे की अपनी सोच होती है, किसी को कोई इशू अच्छा लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो हर एक को हक है अपना अपना बनाने का। यानी उसका दृष्टिकोण क्या है, जितने चेहरे उतने दृष्टिकोण, जितने दृष्टिकोण उतने कंटेंट, उतने शोज़, उतनी फिल्में। तो मैं किसी को टिप्पणी करने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और जो मैं करता आया हूँ अपनी फिल्मों के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा, वो उम्मीद करता हूँ कि टेलीविज़न पर भी मैं कर पाऊँगा। पूरा नहीं देख पाया पूरा नहीं देख पाया, लेकिन पार्ट्स देखता हूँ। पर मेरी पत्नी बहुत देखती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं पत्नी से पूछ लेता हूँ कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, तो वो मुझे पूरा बताती है क्या है। और वो बहुत खुश हैं कि मैं आखिर में टेलीविज़न शो के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ टेलीविज़न की हम बात करते हैं तो बहुत सारा जो एक व्यूअरशिप होता है वो महिलाओं का आ जाता है, कि बहुत ही ज़्यादा महिला जो है ओरिएंटेड होती है, एकदम लॉयल कस्टमर है टीवी की। सो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए ही आप इसे बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो तो बहुत ज़रूरी होता है कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। जब तक आप जो सुनने वाला है उसको नहीं जानेंगे तो आप कहानी कैसे बता सकते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। कभी कभी मैं निश फिल्म के लिए, निश ऑडियंस के लिए फिल्म बनाता हूँ। जॉगर्स पार्क फिल्म बनाई, इकबाल फिल्म बनाई, कोई बहुत कमर्शियल फिल्म तो नहीं थी लेकिन चली, उसकी अपनी ऑडियंस थी। आर्ट फिल्म जब बनाने की कोशिश करता हूँ तो आर्ट फिल्म की तरह होता है तो आपके टारगेट ऑडियंस क्या है वो तो ध्यान रखना ही पड़ता है किसी भी कथाकार को। फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो जितने भी टैलेंट्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स या फिर फिल्म मेकर्स, उनमें से कौन ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है? मैं ऐसी बातें सोचता ही नहीं। ये लोग जो फाइनेंसर होते हैं ना, इन्वेस्टर, वो सोचते हैं लंबी रेस का घोड़ा, लगा दे पैसा इसमें। अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे यंगस्टर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ डायरेक्टर बहुत ही अच्छी बात, कुछ कहानीकार बहुत अच्छी लिख रहे हैं। हर जनरेशन में अच्छे और बुरे दो तो आते रहते हैं, पहले भी थे, बीच में भी थे, अभी भी हैं, आने वालों में भी होंगे। जो अच्छे हैं वो अपने आप उभर के आते हैं कमल की तरह, और जो बुरे हैं वो खुद में डूब जाते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसे में जहाँ फिल्म मेकिंग की बात आती है, आपका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ आप न्यू कमर्स को प्रेरित करते हैं कि आइए सीखिए और इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करिए, लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना पाना बहुत से लोगों का सपना रह जाता है, जो छोटे शहर से भी आते हैं, स्ट्रगल कैसे करते हैं। इन लोगों के लिए अगर एक मार्गदर्शन की बात की जाए तो किस तरह से इन्हें मार्गदर्शित करना चाहिए? हम ये मार्गदर्शन देते हैं व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की तरफ से। ये स्कूल जो बनाया है हमने इसीलिए बनाया है कि जब मैंने देखा कि बॉम्बे में बहुत से बच्चे आते हैं हर प्रांत से, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो हमने फिर प्लेटफॉर्म बनाया, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया। अब ये व्हिस्लिंग वुड के अंदर सबसे अच्छी बात जो है वो ये होती है कि पूरी इंडस्ट्री यहाँ आकर पढ़ाती है। जितने भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर, सब लोग आते हैं। तो जो एक्सपीरियंस उनका 20-20 साल का, 25-25 साल का, वो यंगस्टर को, 18 साल के बच्चों को जब बताते हैं तो उनको लगता है कि हम इंडस्ट्री को जानते हैं, तो वो मार्गदर्शन देते हैं। हम भी कुछ बताते हैं अपने थोड़ा सा जो भी है हमारे पास, लेकिन ये सबसे बड़ा जो कनेक्टिंग विद द फिल्म इंडस्ट्री है प्रैक्टिकली। इसीलिए आज हमारे व्हिस्लिंग वुड्स के जितने बच्चे हैं जो पास हुए हैं 3-3.5 हज़ार, वो अच्छी मीडिया की अच्छी कंपनियों में अच्छा काम कर रहे हैं।
लास्टली आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सोच आपकी है टीवी को लेकर, वो आप कितना बदलना भी चाहते हैं, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही रिजिड है, चाहे जिस रास्ते आपने कहा भी कि डेडलाइंस पर काम किया जाता है या फिर 13-13 घंटे काम किया जाता है, इसमें कितनी बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए आपकी तरफ से? भागा दौड़ी, उथल पथल, हाथापाथी तो चलती रहती है। वो तो किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में चलती है। लेकिन जो धैर्य से काम करते हैं, गुण से काम करते हैं, वो अपना स्थान बना लेते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं अपना स्थान बनाने की। आते ही मैं बदलने की बात नहीं करूँगा, पहले तो हम अपना स्थान बना लें। मुक्ता आर्ट्स टेलीविज़न में अपना एक स्थान बनाएगी, फिर हम परिवर्तन की बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। अभी जैसे अभी हमने कर्मा में फिल्म जो है, आइकॉनिक सॉन्ग आपने सुना होगा, हर कर्म अपना करेंगे, उसका मैंने संस्कृत वर्जन बनाया। एक कविता कृष्णमूर्ति जी को फ़ोन किया, उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, हमने लिखवाया उसको, और सारे गाना रिलीज़ करने हैं। हर जगह वो गाना चल रहा है, दिखा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही गाना रिलीज़ हुआ है। तो मुझे खुशी है कि आज हर स्कूल में, मोस्टली स्कूल में, घरों घरों में वो संस्कृत के साथ गा रहे हैं। तो संस्कृत को प्रमोट करने का सबसे अच्छे तरीका मुझे लगा कि जो गाने आइकॉनिक बन चुके हैं उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और उस पर वीडियो बनाया जाए। इसलिए आप देखिए कर्मा का गाना संस्कृत में जो रिलीज़ हो चुका है। वैसे में रीमेक सीक्वल से कोई परेशानी नहीं है आपको? कोई परेशानी नहीं, किसी चीज़ में परेशानी नहीं है। कई बार व्यास जी ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने भी तो रीमेक किया, रामचरितमानस लिखा, तो रीमेक ही तो था। मतलब ये का मतलब कि यू अपडेट द थिंग्स। उस समय के लोगों को समझाना, इस साल के लोगों को समझाना, कौन सा युग, कौन सी सेंचुरी, कौन सा दशक। रीमेक ही है, हमारे पास ज़्यादा कहानियाँ नहीं, उस कहानी का रीमेक ही करते हैं। एडाप्टेशन कह लीजिए, इंस्पिरेशन कह लीजिए, रीमेक कह लीजिए, बात एक ही है। पर कितने अच्छे तरीके से कहते हैं वो डिपेंड करता है। प्लीज़ बताइए, जानकी कब से हम देख सकते हैं डीडी नेशनल पर? 15 अगस्त 8:30 बजे डीडी नेशनल चैनल 114-13 के बीच में आप देख सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिनों में हर हफ्ते देखेंगे, शाम को 8:30 बजे डीडी नेशनल। धन्यवाद। ये थे सुभाष घाई जिन्होंने अपनी राय बताई। कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।